हेलो एंड वेलकम बैक। सो इस लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस और जनरल लीनियर मैपिंग्स का एक जनरल नोशन देख लेते हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो लिखा है ना, इस तरह से प्लीज़ इस तरह से एक बार में ध्यान मत देना। मैं जो बोल रहा हूँ वो उस पर फोकस करो, और जो ये मेरा कर्सर है इस पे फोकस रहना चाहिए। और ध्यान से बात सुनना, क्योंकि अभी से लेक्चर थोड़ा सा लंबा चलेगा। मतलब नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़े से ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैं पूरा चीज़ कंप्लीट करने वाला हूँ। हर एक चीज़, कोई भी चीज़ मिस नहीं करूँगा। और पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक ज़बरदस्त सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो बाकी लोगों में नहीं होगा। ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ। होता है ना कि कड़ी मेहनत करने पे जो सक्सेस होता है, उसके पहले का स्ट्रगल लोग नहीं देखते, सिर्फ सक्सेस को देखते हैं। तो अभी हम लोग उस दौरान में हैं, स्ट्रगल के दौरान। आप जब लीनियर अलजेब्रा का पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर लोगे, तब देखना बाकी जितने भी देश भर में जितने भी लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे, उनके कंपैरिजन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान छुएगा। ये मेरी गारंटी है। और क्वेश्चंस आपके धड़ाधड़ बनेंगे। अभी नहीं बनेंगे आपसे क्वेश्चंस, आप कितना भी कोशिश कर लो, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ठीक है। कोर्स कंप्लीट होने दो, तब मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस एंड जनरल लीनियर मैपिंग्स। हम लोग मैट्रिसेस का नोशन देखे थे। मैट्रिक्स क्या होता है ये सब अच्छे से पता है। किसी भी लीनियर ऑपरेटर को हम लोगों ने मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना भी सीखा था प्रीवियस लेक्चर में, और उसका वही सब चीज़ सीखा है, उसी को अब जनरलाइज कर दे रहे हैं। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि मान लीजिए 2 ही डायमेंशन होगा, या 2x2 का ही मैट्रिक्स होगा। हो सकता है 3x3 हो, 4x4 हो, 5x5 हो, n×n हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके लिए तो आपको एक जनरल नोशन चाहिए। तो मान लो लेट v एंड u बी द वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड k, एंड लेट डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू m एंड डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू n। ये मैंने क्या किया, ये सबसे पहले मैंने 2 वेक्टर स्पेस को डिफाइन किया है। देखो ध्यान से, v को एक वेक्टर स्पेस माना, u को भी एक वेक्टर स्पेस माना, और मैंने बोला कि डायमेंशन जो वेक्टर स्पेस v का डायमेंशन है उसको हम m मान रहे हैं, और u का जो डायमेंशन है उसको हम n मान रहे हैं। क्या होता है डायमेंशन, क्या सिखाए थे? डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस V में कितने बेसिस वेक्टर्स हैं? आपके m बेसिस वेक्टर्स हैं। किसमें? V में। और उसी तरह से U में आपके कितने बेसिस वेक्टर्स हैं? U में आपके n बेसिस वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे एक सेकेंड, इसको n हटा करके हम करेंगे m। m इसलिए किया गया क्योंकि डायमेंशन कितना है इसका? इसका डायमेंशन है m। इसमें देखो बेसिस वेक्टर्स। ठीक है, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। v एंड u बी द वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड के। 1000 बार बता चुके हैं कि कभी भी कोई भी वेक्टर स्पेस अगर डिफाइन करो, मान लो कोई भी वेक्टर स्पेस ये डिफाइन किया, और दूसरा एक वेक्टर स्पेस डिफाइन किया, ये वेक्टर स्पेस v डिफाइन किया है, एक वेक्टर स्पेस u डिफाइन किया है। तो ये वेक्टर स्पेस कहाँ डिफाइन होता है, किसके ऊपर डिफाइन होता है? हमेशा फील्ड के ऊपर होता है। तो यहाँ पे बोला ना कि एक काम करो, एक जमीन मैदान बना लो मैदान बन गया। ये बन गया हमारा फील्ड, जहाँ पे क्रिकेट खेला जाएगा। क्या खेलेंगे यहाँ पे? क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो, कंचे खेलो, कुछ भी खेलना है खेलो, मैदान है ये। अब इसी मैदान के ऊपर एक वेक्टर स्पेस डिजाइन किया गया। ये है पहला वेक्टर स्पेस जिसको हम लोग v बोल रहे हैं, ये है दूसरा वेक्टर स्पेस जिसको हम लोग u बोल रहे हैं। दोनों सेम फील्ड के ऊपर ही है। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार कि जो फील्ड होता है, ये यहाँ पे क्या होते हैं? ये सारे स्केलर्स होते हैं। स्केलर्स का मतलब नंबर्स होंगे यहाँ पे, जो स्केल कर देंगे किसी भी वेक्टर को। जैसे मान लीजिए ये आपका वेक्टर है, वेक्टर k है। ठीक है, अगर हम बोले कि हमको 3k चाहिए, तुम क्या बोलोगे? सर इसको 3 बार कर दीजिए ना इस तरह से, तो 3 टाइम्स हो गया, ये हो गया है ना। तो क्या किया, ये इस वेक्टर को स्केल कर दिया, बढ़ा दिया। वही चीज़ है कि आप डिपेंड करता है कि आपका स्केलर वैल्यू कितना है। वो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, स्क्वीज भी कर सकता है, डायरेक्शन भी अपोजिट कर सकता है। तो वो उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो हमने क्या किया, 2 वेक्टर स्पेस को डिफाइन किया है। एक वेक्टर स्पेस v है, दूसरा वेक्टर स्पेस u है, और दोनों ही सेम फील्ड के ऊपर हैं। वेक्टर स्पेस जो v है हमारा, इसका डायमेंशन है m, और वेक्टर स्पेस u जो है इसका भी डायमेंशन है n।
अलग है, डायमेंशन दोनों के अलग हैं। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स। ये सारे हैं बेसिस वेक्टर्स, है ना। बेसिस वेक्टर क्या होता है, वो सारे वेक्टर्स जिसके हेल्प से बाकी सारे वेक्टर्स को आप लिख सकते हो, उसी को तो बोलते हैं ना बेसिस। मतलब कोई भी वेक्टर, अगर ये वेक्टर स्पेस V है तो इसमें कोई भी वेक्टर आप उठा लो, तो किसी भी वेक्टर को आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकते हो। तो यहां पे हम क्या माना, S इज इक्वल टू V1 V2 डॉट 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 Vm और S डैश U1 U2 डॉट 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 UN आर आर्बिट्ररी बट फिक्स्ड बेसिस ऑफ V एंड U रेस्पेक्टिवली। मतलब ये वाला जो है आपका सेट, ये रहा आपका बेसिस वेक्टर्स, किसका, ये बेसिस बन गया किसका, V का, वेक्टर स्पेस V का। और ये बेसिस बन गया किसका, ये वेक्टर स्पेस बन गया है U का। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया। सपोज V इज अ मैपिंग फ्रॉम V इंटू U। आप क्या कर रहे हो, इस दो वेक्टर स्पेस के बीच में आप मैप करा दे रहे हो। क्या कर दे रहे हो, मैपिंग कर दे रहे हो इसका। कहां से कहां, यहां से यहां। तो इसका मतलब क्या होता है, जो इधर लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, हमको पता है, इसको बोलते हैं डोमेन। मतलब इसमें हम इनपुट देते हैं फंक्शन को, ये वाला कोई भी फंक्शन है या मैपिंग है, इस फंक्शन को या मैपिंग को हम इनपुट वैल्यूज ये सब देंगे। मतलब ये जो वेक्टर स्पेस है, इसमें जितने सारे वेक्टर्स होंगे आपके, वो सब आपके इनपुट में जाएंगे। आउटपुट में क्या जाएगा, आउटपुट में आपको ये सब मिलेगा। मतलब जो कुछ भी मिलेगा आउटपुट में वो कहाँ रहेगा, वो यहां पे रहेगा। समझ में आ रही है बात। तो मैपिंग कर दिया मैंने, कहां से कहां, V से U पे। मतलब यहां पे इनपुट वैल्यूज रहेंगी और आउटपुट आपको, इसका आउटपुट कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा। और मैंने क्या माना है, ये जो आपका F मैपिंग है ये एक लीनियर मैपिंग है। लीनियर मैपिंग होने के दो कंडीशन थे, पहला तो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये रूल्स हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रूफ भी, मतलब किसी को वेरीफाई करना रहता है कोई मैपिंग हमारी लीनियर मैपिंग है या नहीं, वो सब भी हम लोग पास्ट में देखे हैं, आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मान लो ये किसी तरह का मैपिंग है और यहाँ पे एक मैपिंग किया गया इनपुट से आउटपुट। तो ये किसको, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोडोमेन, है ना। और यहाँ पे हमको आउटपुट। तो यहाँ पे जो f एक लीनियर मैपिंग है। देन द वेक्टर्स f ऑफ v1, f ऑफ v2, f ऑफ v3 डॉट 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 f ऑफ vm बिलोंग टू u। अब तो बात समझ में आ रही है कि आप इनपुट में क्या दे रहे हो। देखो, जैसे किसी भी फंक्शन को आप लिखते हो y इज इक्वल टू f ऑफ x, लिखते हो ना। तो ये मैपिंग किसके किसके बीच में रहता है, आप इनपुट में x देते हो, इसका मैपिंग y पे जाता है। मतलब ये रहता है आपका इनपुट और ये रहता है आपका आउटपुट। तो इनपुट में क्या रहता है, ब्रैकेट के अंदर वाला इनपुट होता है और इधर वाला क्या आपको मिलता है, आउटपुट। तो वही चीज देखो यहाँ पे, ये क्या है f, मतलब ये तो आपका क्या था, ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता था। जैसे f ऑफ x फंक्शन है, कहीं पे g ऑफ x होता है। तो यहाँ पे मैपिंग फंक्शन कौन सा है, f है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, f ऑफ v1 लिखा है। फिर क्या लिखा है, f ऑफ v2 लिखा है, f ऑफ v3 लिखा है, करते करते f ऑफ vm लिखा है। vm तक क्यों गए हैं, क्योंकि हमको पता है कि v1 से vm तक ही जा सकते हैं हम, है कि नहीं। डायमेंशन ऑफ v तो कितना है, m है। तो 1 से लेकर के m वेक्टर्स हैं, तो सब का तो इनपुट हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे आपका v1 आपका इनपुट है, v2 आपका इनपुट है, v3 इनपुट है, vm इनपुट है। लेकिन f ऑफ v1 जब आप फाइंड करोगे, f ऑफ v2 जब आप फाइंड करोगे, ये सब जब आप फाइंड करोगे, ये आपको कहाँ मिलना चाहिए, ये तो आपको u में मिलना चाहिए। मतलब आउटपुट का इधर मिलना चाहिए। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ो। सो ईच इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स इन S डैश। तो क्या हम इसको, ये जो f ऑफ v1 है, f ऑफ v2 है, f ऑफ v3 है, f ऑफ vm है, इसको क्या हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं ना। ये जो देखो, f ऑफ v1 भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स होगा S डैश में, f ऑफ v2 भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स होगा S डैश में, होगा कि नहीं। क्योंकि देखो f ऑफ v1 करोगे तो ये मिलेगा आपको, तो f ऑफ v1 ये करोगे ना, ये सब चीज ऑलरेडी हम देखे थे कि f ऑफ v1 जो होता है इसको हम लोग आउटपुट के बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं ना। तो f ऑफ v1 आपको कहाँ मिलेगा, f ऑफ v1 आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसके वेक्टर को, कोई भी वेक्टर को आप इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिख सकते हो। तो वही चीज है, f ऑफ v1 ये तो आपको आउटपुट u में मिलेगा, लेकिन u में जो वेक्टर मिलेगा उसको हम लोग u के बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखा हमने
एफ ऑफ v1 इज इक्वल टू a11 u1 a12 u2 प्लस डॉट 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 a1n un, ठीक है। उसी तरह से एफ ऑफ v2 को लिख सकते हैं इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। कहाँ तक जाएंगे, v1 से लेकर के vm तक जाएंगे, क्योंकि हमको पता है वेक्टर स्पेस v का डायमेंशन m है, इसीलिए m तक गए हैं, और वेक्टर स्पेस u का डायमेंशन n है, इसलिए u1 से लेकर के n तक गए हैं। आया समझ में बात। तो एफ ऑफ v1 को इस तरह से लिखा जा सकता है, एफ ऑफ v2 को इस तरह से लिखा जा सकता है, एफ ऑफ vm को इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीखे थे प्रीवियस लेक्चर में, उसको हम एक जनरल फॉर्म या जनरल डेफिनेशन दे रहे हैं। क्या बोले, द ट्रांसपोज ऑफ द अबव मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स डिनोटेड बाय दिस, ये एक सिंबल होता है नोटेशन, जैसे एम एस कॉमा एस डैश एफ, या फिर f लिखे और सबस्क्रिप्ट में s कॉमा एस डैश लिखे, इज कॉल्ड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ f रिलेटिव टू द बेसिस s एंड s डैश। सिंपल सा चीज है, देखो जैसे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल प्रॉब्लम में जो हम लोग किए थे, तो हमको f ऑफ u1 कुछ मिला था क्या मिला था, सपोज मान लो 2u इस तरह से कुछ आया था मेरा f ऑफ u1, हाँ 2e1 प्लस 4e2 इस तरह से कुछ था। उसी तरह से f ऑफ u2 इसको सपोज मान लो 4e1 माइनस 3e2, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हमको फाइंड करना है f, ये मैट्रिक्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स फाइंड करना है किसके रेस्पेक्ट में, कौन से बेसिस के रेस्पेक्ट में, e के बेसिस में, क्योंकि यहाँ पे यूजुअल बेसिस हुआ है। तब इसको आप कैसे लिखते हो, इसका आप ट्रांसपोज लेते हो कि नहीं, देखो 2 4 4 माइनस 3 है, तो इसका आप ट्रांसपोज लगो तो क्या बनेगा, 2 4 बनेगा, तो 2 4 वर्टिकली आ जाएगा, आएगा, और साथ ही साथ आपको 4 और माइनस 3 वर्टिकली आ जाएगा। किए थे ना इस तरह से, तो वही चीज़ है यहाँ पे जो हम लोगों ने एफ ऑफ u1 इस तरह से लिखा था, एफ ऑफ u2 इस तरह से लिखा था, एक बेसिस को दूसरे बेसिस के टर्म्स में इस तरह से लिखा था, तो यहाँ पे भी हम लोग एफ ऑफ v1 को लिख रहे हैं u1 के u के टर्म्स में, v को u के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो ये लिखना है। तो इसका अगर मुझे मैट्रिक्स बनाना है, f का मैट्रिक्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। उसी चीज़ को यहाँ पे जनरलाइज्ड करके लिखा है, तो ये यहाँ पे हम लोग या तो ये नोटेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर ये वाला नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो द ट्रांसपोज ऑफ द अबव मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स डिनोटेड बाय ms या s डैश f, ये एक नोटेशन होता है, या फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट में f रखो और सबस्क्रिप्ट में s रखो या s डैश, नीचे में आपका बेसिस होता है, जिसके रेस्पेक्ट में, जिस बेसिस के रेस्पेक्ट में आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हो वो नीचे में रहता है। तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ f रिलेटिव टू द बेसिस s एंड s डैश। अब देखो नोट, वी विल यूज सिंपल नोटेशन m ऑफ f, या तो आप ये नोटेशन यूज कर सकते हो सिंपल m ऑफ f यूज करो, या फिर सिंपली आप नोटेशन ये वाला यूज करो, ब्रैकेट में क्लोज्ड ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट में f लिखो, वेयर द बेसिस आर अंडरस्टूड, क्योंकि आपको पता है अगर बेसिस अगर आपका अंडरस्टूड है तो फिर नीचे सबस्क्रिप्ट लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम लोग जनरली ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये फॉलो करूंगा, तो आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो करें, लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत है लिखने में, और हमको पता भी चलता है कि है ना कि एक ब्रैकेट में इस तरह से लिखा हुआ है, मतलब मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही लिखना है, ठीक है। तो इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, इस थ्योरम्स को आप अभी इस स्टेज पे बस याद रखेंगे, इसका रिजल्ट याद रखेंगे, इसकी प्रूफ्स वगैरह वो सब बाद में आएंगे, अभी नहीं। इसको आपको रिजल्ट्स को याद रखना है और रिजल्ट्स को आपको यूज करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अभी इसके प्रूफ करने में दिमाग खराब नहीं करना है, क्योंकि आपको समझ आएगा भी नहीं। थ्योरम देख लिए, फॉर एनी वेक्टर स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, f सबस्क्रिप्ट में s लिखिए या फिर s डैश लिखिए, मल्टीप्लाइड विथ कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v s इज इक्वल टू f ऑफ v ऑफ s, मतलब ये सब चीज़ हम लोग प्रीवियस देखे थे ना, तो अगर स्टार्टिंग से आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट वेक्टर्स वगैरह वो सब चीज़ देखे थे, नोटेशंस एंड वगैरह, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से रिवाइज करोगे तब समझ में आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको रिजल्ट याद रखना है कि अगर आप इसको, ये वाला मैट्रिक्स को और कोऑर्डिनेट वेक्टर v के जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है s बेसिस पे, इस दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाता है f ऑफ v का मैट्रिक्स बन जाता है s के बेसिस पे, मतलब मल्टीप्लाइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ v इन द बेसिस ऑफ s, बेसिस s ऑफ v बाय f, वी ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ f ऑफ v इन द बेसिस ऑफ s डैश। बस ये इसको आप रटो,
बार बार लिखो, समझो, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत अभी नहीं है। रिकॉल करो, याद करो, collection of all linear mappings from V into U is a vector space and is denoted by homomorphism of V and U। हम लोग सिखाए थे, मतलब सीखे थे हम लोग कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। जितने भी लीनियर मैपिंग्स हैं V से U पे, आप दो वेक्टर स्पेस आपने दो डिफाइन किया था। ये मानो एक वेक्टर स्पेस V है, ये वेक्टर स्पेस U है। सारे जितने भी आप लीनियर मैपिंग्स आप दिखा पा रहे हो V से U में, V से U में, सारे कलेक्शन, सारे लीनियर मैपिंग्स के कलेक्शन को क्या बोला जाएगा? वो तो एक वेक्टर स्पेस होगा ही, वो तो खुद एक वेक्टर स्पेस होगा। और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? HOM, मतलब होमोमॉर्फिज्म ऑफ V एंड U। तो इसमें कुछ कुछ थ्योरम्स हैं। पहला थ्योरम ये बोल रहा कि मान लो कोई मैट्रिक्स का एक वेक्टर स्पेस है, मतलब M इज इक्वल टू M सबस्क्रिप्ट में M कॉमा N। इसका ये मतलब होता है, जैसे देखो वेक्टर स्पेस हम बहुत तरह का सिखाए थे, पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस होता है, मैट्रिक वेक्टर स्पेस होता है ना, बहुत तरह का वेक्टर, अलग अलग किस्म का वेक्टर स्पेस होता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल कंसिडर कर रहे हैं मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस। लेट M, इसको सिर्फ M रिप्रेजेंट करो, या फिर M के नीचे M कॉमा N लिखो, मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स डिनोट कर दो। तो ये डिनोट करता है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल M क्रॉस N मैट्रिसेस। मतलब एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा जगह जहां पे जितने भी आपके M क्रॉस N मैट्रिसेस हैं वो सब उस जगह में फिल हो जाएंगे, उसी को तो बोलते हैं ना वेक्टर स्पेस। तो मान लो कोई भी एक वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस मतलब कैसा, कौन सा वेक्टर स्पेस है? पॉलिनोमियल का है, या फिर सिर्फ वेक्टर का है, या मैट्रिक्स का? ये मैट्रिक्स का है। मतलब इसमें जितने भी आपके M क्रॉस N वाले मैट्रिक्स होंगे वो सब घुस जाएंगे इसी स्पेस में। तो मैं सब छोटा छोटा या बड़ा बड़ा साइज का बना दे रहा हूं इस तरह से। मतलब ये सारे क्या हैं? ये सारे मैट्रिसेस हैं। जितने भी आपके M क्रॉस N मैट्रिसेस होंगे वो सब इसी जगह में, इसी खोपचे में घुसे हुए होंगे, ये कहने का मतलब है। अगर ऐसी बात है तो उस केस में अगर आप मैपिंग कर दे रहे हो होमोमॉर्फिज्म VU का M पे, डिफाइंड बाय M ऑफ F इज इक्वल टू F इज अ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। तो इसको हम लोग, अगर ये मैपिंग आप कर देते हो, डोमेन ये और फिर आपका कोडोमेन ये, मतलब इनपुट ये आउटपुट ये, तो उसको हम लोग वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे फॉर एनी FG बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म V, U एंड स्केलर K। तो अगर ऐसी बात है तो उस केस में ये सारे रिलेशंस वैलिड होंगे कि अगर आप F प्लस G अगर करते हो तो F प्लस G सेपरेट हो जाएगा। अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो स्केलर बाहर आ जाएगा। और M जो है, M मतलब जो मैपिंग आपकी हो रही है वो कैसी होनी चाहिए? 1 1 and on to होनी चाहिए। 1000 बार हम आपको बता चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग। थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। क्या मैंने आपको लॉजिक बताया था? आपको 4 डायलॉग्स बताए थे। देखो, मैनी वन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैं बहुत स्ट्रेस देता हूं। मैनी वन 1 1, फिर इनटू और ऑन टू, ये बताया था। मैनी वन का मतलब ये बताया था कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, एक का संबंध अनेकों के साथ। 1 1 का मतलब नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इनटू का मतलब सब मरेंगे, केवल त्रिवेदी बचेगा। और ऑन टू का मतलब सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ये था हमारा। तो अगर आपका मैपिंग अगर 1 1 ऑन टू होता है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता और सब मर जाते हैं, मतलब सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 1 या फिर ऑन टू। 1 1 ऑन टू बोलते हैं, और या तो इसको हम लोग बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। ये सब हम लोग सीख चुके हैं। तो जो स्टार्टिंग से लेक्चर देखते हुए चले आ रहे हैं उनको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा थ्योरम ये है कि अगर मान लीजिए बहुत सारे बेसिस हैं, 3 वेक्टर स्पेसेस मैंने कंसिडर किया, V U W। V के कोरस्पॉन्डिंग बेसिस है हमारा S, U के कोरस्पॉन्डिंग बेसिस है हमारा S डैश, W के कोरस्पॉन्डिंग बेसिस है हमारा S डबल डैश। और मैंने 2 तरह का मैपिंग किया है। एक मैपिंग है F एज अ मैपिंग फ्रॉम V टू U, मतलब इनपुट में ये, आउटपुट में ये नॉर्मल मैपिंग है, मतलब नॉर्मल मैपिंग है आपका। और यहाँ पे एक ऑपरेटर है। यहाँ पे जो मैपिंग की गई है वो कौन सा है? कॉम्पोजिशन किया गया है। मैंने आपको सर्कल कॉम्पोजिशन बताया था, गोला है कि नहीं,
जी गोला यू। तो जी गोला यू जो है ये कॉम्पोजिशन शो करता है और इसकी मैपिंग मैंने कर दी है डब्ल्यू पे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इसको और इसको हम लोग लीनियर मैपिंग कंसिडर अगर कर रहे हैं तब आप जी गोला यू और एस या एस डबल डैश के बेसिस पे आप इसको प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे? जी लिखोगे किसके बेसिस पे, एस डैश या फिर एस डबल डैश, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एफ के मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन पे, एस या फिर एस डैश पे। मुझे पता है आपको ये सब चीज़ अभी नहीं समझ में आ रही है, ऑब्वियसली कैसे समझ में आएगा आपको जब तक आप प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करोगे, क्वेश्चन आप नहीं जाओगे तो आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पता होना चाहिए था ना, वरना आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसलिए दोनों बातें हैं, आपको थ्योरी भी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ करके आप उसको अप्लाई करना है। तो अभी आपका फाइनल स्टेज मतलब नहीं है, आप 25% आपके दिमाग में जा रहा होगा, बाकी का 75% क्वेश्चंस करेंगे, अभी करेंगे हम लोग, तब पूरा घुसेगा आपको। तो ये दूसरा थ्योरम है, इसको भी आप अच्छे से नोट कॉपी में लिखिए और इसको याद रखिए। थ्योरम 3 बोल रहा है लेट पी बी द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि नहीं, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। उड़ा उड़ा के भगा देते हैं ना अब इतना देर में, तो बस हो जाता लेहाल। तो ये मान लो ये चीज़ नहीं पढ़ाते हम तो कहाँ होता, कुछ नहीं बनता फिर आपसे प्रॉब्लम। तो लेट पी बी द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम बेसिस ई टू ई डैश। अगर हम अपना बेसिस ई से ई डैश बदल रहे हैं तब उस केस में जो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम लोग चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बोलेंगे, और उस मैट्रिक्स का नाम दिया है मैंने सपोज पी। उसी तरह से अगर बेसिस एफ है उसको मैंने चेंज करके एफ डैश कर दिया तो वहां पे जो आपका मैट्रिक्स बनेगा उसको हम लोग चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स भी बनेगा, और उस मैट्रिक्स का नाम मैंने दिया है क्यू। ये जो पी मैट्रिक्स है ये वाला आपको वी के कोरस्पॉन्डिंग बनेगा क्योंकि आपका जो बेसिस है वो वी में है, और क्यू जो है ये आपका यू के कोरस्पॉन्डिंग बनेगा। क्यों? क्योंकि यू जो है उसका में बेसिस एफ या एफ डैश है। देन फॉर एनी लीनियर मैप, तो अगर तो कोई भी लीनियर मैप के लिए, जैसे एफ कोई लीनियर मैप आप कर रहे हो वी से यू, तब इस केस में ये वाला रिलेशन आपका वैलिड होगा। तो आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एफ का जो कर रहे हो ई डैश या एफ डैश के बेसिस पे, ये हो जाएगा क्यू इनवर्स मल्टीप्लाइड विथ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू ई एंड एफ एंड देन मल्टीप्लीकेशन विथ पी। पी क्या है हमारा, ये चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से बोलने का तरीका है कि इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हो, इफ ए इज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर मैपिंग एफ रिलेटिव टू द बेसिस ई एंड एफ, एंड बी इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ रिलेटिव टू द बेसिस ई डैश एंड एफ डैश, तब इस केस में ये वाला रिलेशन वैलिड होगा। तो आप बी को क्यू इनवर्स ए पी के टर्म्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, ए क्या है, बी क्या है, क्यू डैश क्या है, क्यू क्या है और पी क्या है, ये सब चीज अभी जस्ट डिस्क्राइब हुई है। आखिरी थ्योरम है हमारा लेट एफ इज अ लीनियर मैपिंग वी टू यू, भी लीनियर कोई एक लीनियर मैपिंग है और इसका रैंक मान लीजिए आर है, तो वहां पे देयर एग्जिस्ट बेसिस ऑफ वी एंड यू सच दैट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ हैज द फॉर्म ये। अगर ऐसी बात है ना, तो ये सब अगर रूल्स और रेगुलेशंस अगर वैलिड है तब उस केस में आपका जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरह से होगा आई आर 0 0, वेर आई आर इज द आर स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है, एक आर स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द लीनियर मैप एफ। तो जब भी हम लोग लिखते हैं तो इसको कौन सा बोलते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं या फिर कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलो हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं ना। यहाँ से हम लोग सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, इसको अप्लाई करना सीखेंगे, तभी आपको दिमाग में घुसेगा, वरना फिर कोई मतलब नहीं है इतना थ्योरी पढ़ने का। अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए प्रॉब्लम बन जाए। अब प्रॉब्लम बनने के लिए तो आपको जो करना पड़े करिए। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द लीनियर मैपिंग, मेरे साथ लिखते चले जाइए, कंसिडर द लीनियर मैपिंग। कोई एक लीनियर मैपिंग मैंने कंसिडर किया एफ R2 से R2 तक, और इसको मैंने डिफाइन किया है
डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 4y कॉमा 2x माइनस 5y। ये एक लीनियर मैपिंग मैंने दिखाया। एंड द फॉलोइंग बेसिस, एंड द फॉलोइंग बेसिस ऑफ R2। तो यहाँ पे आप R2 को ऐसे शो कर सकते हो या फिर आप डबल डै करके, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफ R2, ठीक है। तो यहाँ पे दो बेसिस आपको दिया हुआ है, E इज इक्वल टू E1 E2। इसको हम लोग कौन सा बेसिस बोलते हैं? इसको बोला जाता है यूजुअल बेसिस। और आपको नहीं भी दिया रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हो, ये इसको हम बोलते हैं, पहला होता है 1 0 और दूसरा क्या होता है 0 1 होता है। तीसरा अगर आता है तो तीसरा तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन होगा तब होगा। तो ये रहा आपका ई बेसिस। और मान लीजिए एस बेसिस कुछ है U1 कॉमा U2 और आपको U1 दिया हुआ है मान लीजिए 1 2 और ये दिया है आपको 2 3। परफेक्ट। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स A representing F relative to basis E। चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा पार्ट में आएंगे हम लोग। इसमें बोला कि एक मैट्रिक्स आप फाइंड करिए जो F को, जो ये वाला जो आपका मैपिंग है ना, इसको आप मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करिए। ये तो अभी फंक्शन के टर्म्स में है कि नहीं, 3x प्लस 4y कॉमा 2x माइनस 5y वेरिएबल्स के टर्म्स में, फंक्शंस के टर्म्स में है। आपको इसका मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स या लीनियर मैपिंग इन अ मैट्रिक्स। तो इसको आपको मैट्रिक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ऐसा प्रॉब्लम हम लोग पहले भी किए थे, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें एक तरह के प्रॉब्लम आपको बहुत बार बनाना पड़ेंगे, तभी आपके दिमाग में घुसेगा। वरना है क्या, एक तरह के प्रॉब्लम्स हैं, उसमें अप्रोच भी सिमिलर है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ रो लेना है, कहाँ कॉलम लेना है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और मैं तो हूँ ही, मैंने बोला कि मैं अपने कमज़ोर स्टूडेंट्स का साथ कभी नहीं छोड़ता। मेरा स्टूडेंट साथ छोड़ देंगे लेकिन मैं साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जितने मर्जी लग जाए मुझे, दिन भर रात भर टाइम से मैं रिकॉर्ड करते रहूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा पर्पस है आपका कोर्स कंप्लीट कराना और साथ ही साथ आपको स्ट्रॉन्ग कराना। तो यहाँ पे जो पहला है हमारे पास, तो फाइंड मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंटिंग एफ रिलेटिव टू द बेसिस ई। तो इसमें हम लोग कोई भी एक मैट्रिक्स ए है ना, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एफ, उसको ई बेसिस पे, बेसिस ई है हमारा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये आपको लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई। इसको अब हम लोग कॉलम के टर्म्स में लिखेंगे सबसे पहले। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे एफ, ये रहा हमारा एक्स और वाई, इसको हम लोगों ने मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखा है पहले। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 3x प्लस 4y और दूसरा एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 5y। ये हो गया मैट्रिक्स के टर्म्स में। आपको क्या करना है, इस जो आपका मैपिंग दिया हुआ है f 3x प्लस 4y 2x माइनस 5y, इसको मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखना है। तो मुझे तो पता है कि इसको बेसिस के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ E1 फाइंड किया जाएगा, f ऑफ E1 फाइंड किया जाएगा। तो f ऑफ E1 जब फाइंड करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ, देखिए यहाँ पे E1 क्या है 1 0, इसको लिखेंगे f ऑफ 1 0। तो फाइंड करिए इसको, 1 0 डालेंगे तो एक बार x के जगह पे 1 और y के जगह पे 0। तो यहाँ सब्सटीट्यूट किया जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 0। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब ये मिलेगा हमारा 3 4 0, तो ये 0 हो गया, तो ये बन गया 3 और ये हो गया हमारा 2।
अब इसी चीज़ को आपको लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखना है u1 और u2 के टर्म्स में। तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू x टाइम्स, इसको लिखा जाएगा x टाइम्स u1, मतलब u1 है हमारे पास 1 2, सब कॉलम के टर्म्स में, इसको कॉलम के टर्म्स में लिखेंगे, इसको भी कॉलम के टर्म्स में लिखना है। तो प्लस y टाइम्स 2 3, इसका एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगा हमारा। तो इसमें हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये लिखा जाएगा x, देखो यहाँ पे फर्स्ट है, फिर इधर क्या हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे पहला एलिमेंट है हमारे पास 3, फिर यहाँ पे 2x प्लस 3y, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y, और इधर नीचे का एलिमेंट हमारे पास 2। तो इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको बहुत तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको बस x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस फिर माइनस फिर माइनस, ये कट जाएगा, 4 माइनस 3 1, मतलब y इज इक्वल टू 4, ये हो गया y इज इक्वल टू 4, और x निकाल सकते हैं हम लोग 3 माइनस 2y मतलब 2 इंटू 4, तो 3 माइनस 8 मतलब माइनस 5, x निकल गया -5, y निकल गया है 4, याद रखिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ e1 क्या लिखा जाएगा, हम इसको लिखे थे x टाइम्स u1 होता है प्लस y टाइम्स u2 होता है। तो इसको f ऑफ e1 लिखा जा सकता है x टाइम्स, मतलब x क्या है -5, तो इसको लिखेंगे -5 टाइम्स u1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ u2। कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है, लेट मी सी, लगता है तो कुछ f ऑफ 1 0 3 2 और 3e1, इसको लिखना था इसके टर्म्स में, तो x टाइम्स ओ सॉरी, मैंने ये क्या किया, यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे तो e के रेस्पेक्ट में करना है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इसीलिए ये रहेगा, मिस्टेक कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई है कि आपको इसको चेंज करना है u1 और u2 के टर्म्स में, नहीं e1 और e2 के टर्म्स में, तो इसलिए हम लोग ये वाला चीज़ नहीं लिखेंगे, इसको मैं मिटा दूँ। हाँ, तो ध्यान दें यहाँ पे, फाइंड द मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंटिंग एफ रिलेटिव टू द बेसिस ई। अच्छा, ई के बेसिस पे निकालना है, तो इधर हम क्यों जा रहे हैं, इसके बेसिस पे निकालना है। तो एफ ऑफ ई1 ये हो गया हमारा, ये निकला, इसको अब लिखना है हमको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इसके बेसिस पे। तो मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा इक्वल टू एक्स टाइम्स आप करिए, ये क्या हुआ इसे, इज इक्वल टू एक्स टाइम्स E1 मतलब है हमारा 1 0 प्लस y टाइम्स है हमारा 0 1। यस, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे आएगा हमारा x, ये देखो x हो गया प्लस 0, ये हो गया हमारा 3, और 0 प्लस y मतलब y इज इक्वल टू आ गया डायरेक्ट हमारा 2। तो f ऑफ e1 ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं x टाइम्स e1 प्लस y टाइम्स e2। तो यहाँ पे आ गया f ऑफ e1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स e1 प्लस 2 टाइम्स e2। ये आ गया हमारा पहला चीज़, जैसे मैंने आपको जनरलाइज करके जो दिया था उसी का है। अब क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, जो मैंने आपको बड़ा सा मैट्रिक्स फॉर्म करा के दिया था। तो एफ ऑफ e1 को आप इस तरह से लिख सकते हो। साथ ही साथ एफ ऑफ e2 पे आ जाओ।
एफ ऑफ ई टू पे। एफ ऑफ ई टू जब फाइंड करोगे तब यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा एफ ऑफ 0 1, मतलब एफ ऑफ 0 1 3 टाइम्स 0 प्लस 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 माइनस 5 टाइम्स 1। ये 0 हो गया तो बन गया हमारा 4, ये बन गया हमारा -5। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग वही चीज़ करेंगे, E1 और E2 के टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 0 और y टाइम्स 0 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं तो ये हो गया x और प्लस 0, मतलब x इज इक्वल टू हो गया 4 और y हो गया हमारा -5। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ से फिर से लिखा जा सकता है एफ ऑफ E2 को आप तो लिख सकते हैं x टाइम्स E1 प्लस x टाइम्स E2। x आपने निकाला है ऑलरेडी 4, तो इसको आप लिखेंगे 4 टाइम्स E1 माइनस 5 टाइम्स E2। तो अगर ऐसी बात है तो ये हो गया आपका फाइनल। अब आपने एफ ऑफ E1 निकाल लिया, एफ ऑफ E2 निकाल लिया, तो इसका मैट्रिक्स तो बहुत ही आसान है। अब क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको मैट्रिक्स ये निकालना था, इस मैपिंग का आपको मैट्रिक्स निकालना था। किसके बेसिस पे निकाला है आपने? ई के बेसिस पे निकाला है। तो अब क्या करते हैं, आपको पता है, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये 3 2 कॉलम में आ जाएगा, तो 3 2 आ गया। साथ ही साथ 4 - 5, तो लिखो 4 और -5। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो बेसिस वेक्टर्स हैं ना, कोएफिशिएंट्स ऑफ द बेसिस वेक्टर्स, ये सब क्या है, E1 E2 आपके बेसिस वेक्टर्स हैं। तो कोएफिशिएंट जो है बेसिस वेक्टर्स का, उसको मैट्रिक्स में हम लोग कॉलम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। 3 2 रो में लिखा हुआ इस तरह से, तो इसको आप 3 2 कॉलम में इस तरह से आप लिखोगे। तो ये हो गया एफ का ई बेसिस पे। अब इसी का हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। ये थोड़ा पहला पार्ट, नंबर ए नंबर बी देखिए सिमिलर है। नंबर बी देखते हैं। फाइंड the matrix B representing F relative to the basis S, relative to the basis S। ठीक है, तो ये वाला आपने ई के बेसिस पे निकाला था ये मैट्रिक्स, ये और मैट्रिक्स और कुछ नहीं, ये मैट्रिक्स ए है। यही तो बोला ना, ए मैट्रिक्स निकालो ई के बेसिस पे, तो ये मैट्रिक्स ए है। अब सेम चीज आपको एस के बेसिस पे निकालना है। एस है आपका 1 2 2 3, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एस, मतलब ये जो है ये है 1 2 और 2 3। परफेक्ट। क्या करना होता है, सिंपल सा चीज। सबसे पहले आपको जो एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, ये पहले आप छापो। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, 3x + 4y 2x - 5y। 3x + 4y 2x - 5y, ये हो गया मैट्रिक्स। मतलब इसको आप मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखोगे तो कॉलम के, तो आप क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर आ जाओ कॉलम्स में लिखो 3x + 4y और 2x - 5y। ये हो गया। अब आपको निकालना है एफ ऑफ u1। इसको मान लेते हैं u1, इसको मान लेते हैं u2। तो एफ ऑफ u1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ u1 का मतलब एफ ऑफ 1, 2। इसका मतलब एफ ऑफ ये 1 और ये है 2। इसको सब्सटीट्यूट करिए, तो 3 टाइम्स ये होगा 1, 4 टाइम्स ये हो जाएगा 2, फिर 2 टाइम्स ये होगा 1 - 5 टाइम्स ये हो जाएगा 2। परफेक्ट, ये हो गया है। इसको सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा 3 + 4 दूनी 8, 2 - 5 दूनी 10। ये बन गया हमारा
11 और ये बन गया हमारा -8। अब इसी चीज़ को आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर के टर्म्स में लिखना था, तो आप क्या करेंगे, x टाइम्स आप u1 कर देंगे। u1 आपके पास है 1 2 और y क्या है आपके पास, मतलब u2 क्या है, ये है हमारे पास 2 3। तो यहाँ से फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाइए। तो आप क्या बोलेंगे, ये x प्लस 2y इज इक्वल टू होगा 11 और 2x प्लस 3y ये है हमारे पास -8। इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये तो कोई नहीं, कौन नहीं सॉल्व कर लेता, सब करेगा। तो 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू ये बनेगा 22 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू बनेगा -8। सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, काट डालो। 4 - 3 1 मतलब y इज इक्वल टू और 22 प्लस 8 ये बन जाएगा 30। तो यहाँ से x निकालो, x क्या निकलेगा, x बोलोगे सर ये तो 11 - 2y है, मतलब 11 - 2 टाइम्स 30 है, मतलब 11 - 60 है, मतलब -49 है। सिंपल सा चीज़। तो यहाँ पे f ऑफ u1 मुझे पता चला, ये तो x टाइम्स मतलब -49 टाइम्स u1 है और 30 टाइम्स u2 है। ये बन गया आपका फिर से इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन f ऑफ u1। सेम चीज़ आप f ऑफ u2 के लिए निकालिए। f ऑफ u2 मेरे साथ सॉल्व करते जाना, सोचोगे बाद में हो जाएगा, बाद में नहीं होता, कभी नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं। जो होगा वो अभी ही होगा, तो इसीलिए करो। अभी जितना कैजुअल रहोगे नियति भी तुम्हें उतना ही कैजुअल बना करके फेंक देगी, कोरोना की तरह। 2 नहीं, यहाँ पे 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 टाइम्स 2 प्लस 4 टाइम्स 3। उसी तरह से 2 टाइम्स 2 माइनस 5 टाइम्स 3 करिए। 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 5 तिया 15। कितना हो गया, ये बनेगा आपका 18 और ये -11। इसको आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो आप लिखिए ना, कौन रोका है आपको। x टाइम्स क्या करेंगे 1 2 प्लस y टाइम्स 2 3। यहां से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना, इधर जगह नहीं है, इधर बना देते हैं। तो यहां से बनेगा मेरा x प्लस 2y इज इक्वल टू 18। अरे देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 18 है ना, पहला रो लिखा। और उसी तरह से नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -11। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 3 मानो, इसको 4 मान लो। 3 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई। तो 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 18 दूनी 36 और ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -11। डन। माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन, ये माइनस और ये प्लस, काट डालिए इसे। 4 - 3 1 होता है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 1 7 और 3 1 4। तो ये आ गया 47। फिर x क्या होगा, 18 - 2y। 18 - 2y बोले तो 18 - 2 टाइम्स 47। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आएगा -76। करके देख ही लेते हैं। 2 × 47 करिए 94 और 18 - 94 -76। हाँ ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आप फिर से बोल रहे हो कि f ऑफ u2 जो है ना वो x टाइम्स u1 है। x टाइम्स मतलब -76 टाइम्स u1 है और 47 टाइम्स u2 है। तो इससे तो आपको यही पता चल गया कि ये आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, आपके पास 2 इक्वेशंस है ऑलरेडी, ये वाला और ये वाला। तो क्या आप इसका मैट्रिक्स नहीं लिख सकते? अरे हाँ, क्या देखो f होगा
किसके बेसिस पे निकाले हो, ई पे, ई के बेसिस पे या फिर एस के बेसिस पे? बोलोगे सर ये तो एस के बेसिस पे निकला है, तो ये क्या बनेगा, क्या लिखते हैं इसका कॉलम में, तो -49 और 30। फिर इधर क्या होगा, -76 लिखा जाएगा और 47 लिखा जाएगा। ये हो गया आपका मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक लीनियर ऑपरेटर दिया है, कंसिडर अ लीनियर ऑपरेटर यहां पे हम G मान लेते हैं, ऑन R2 पे एक लीनियर ऑपरेटर है और बेसिस मान लीजिए इसका कोई बेसिस S है, ठीक है। और ये जो ऑपरेटर है ये बता रहा है कि g ऑफ एक्स वाई, इसको लो 2x माइनस 7y और 4x प्लस 3y एंड s इज इक्वल टू u1 कॉमा u2, ये बोला 1,3 ले लो और 2,5 ले लो। क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, find the matrix representation G, किसके बेसिस पे, S के बेसिस पे, ऑफ G रिलेटिव टू S, इसके बेसिस पे निकालिए। साथ ही साथ वेरीफाई करिए, वेरीफाई G ऑफ S, मतलब G S के बेसिस पे और V है कोई वेक्टर S के बेसिस पे, कोऑर्डिनेट वेक्टर, ये आपका G ऑफ V ऑफ S होता है कि नहीं, फॉर द वेक्टर V इज इक्वल टू 4, -3 4, -3 in R2 ये आपको वेरीफाई करना है। तो मैं यहीं पे अभी स्टॉप कर रहा हूँ, आपको एक समय देता हूँ कि आप ये देखो, ये थ्योरम में बताया था ना कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या है, रिजल्ट याद रखना है आपको, तभी तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे ना। तो ये वेरीफाई करने के लिए बोल दिया, तो इसमें चेक करेंगे हम लोग। तो इसमें एक लीनियर ऑपरेटर G दिया हुआ है R2 में और बेसिस आपका ये S कुछ दिया हुआ है, तो ये वाला तो हम सिखाए ही हैं अभी, तो पटाख से बना लो इसको। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले आंसर डाल देना कमेंट सेक्शन में, तब एक्टिवनेस दिखेगा और मुझे एक्टिवनेस दिखेगा कि आप लोग लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर्स देख रहे हो, तब मैं कोर्स को पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट करूँगा, बिना किसी होता ना नेग्लिजेंस के, एकदम पूरे पेशेंस के साथ, एकदम आराम से आपके लिए हर चीज़ मैं कवर करूँगा, ठीक। और अगर मुझे दिखा कि नेग्लिजेंस फिर से आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं कोई, तो अब तो समझ जाइए फिर आपको पता है मेरा गुस्सा। वेरीफाई, और ये दूसरा चीज़ आपको ये वेरीफाई करना है इस वेक्टर में, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे और फिर और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।